हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, लास्ट सेशन में हमने क्लास 11 अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविजंस का मीनिंग क्लियर आउट किया था। चलिए आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि रिजर्व्स जो हैं वो क्या होते हैं। जो मैंने बुक रेफर की है वो बुक डीके गोयल की है, हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली, जिसमें वॉल्यूम 1 में ये चैप्टर नंबर 17 है। देखो, प्रोविजंस के केस में हमने ये समझा था कि हमें लाइबिलिटी नोन होती है, लेकिन हमें अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी नोन नहीं होता है। अब रिजर्व्स के केस में क्या है? रिजर्व्स मीन अमाउंट्स सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो ये भी प्रॉफिट्स में से ही साइड में निकाल कर रखा जा रहा है, एंड अदर सरप्लसेस टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर इज अनसर्टेन, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि इन नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इस केस में उन अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए हम कुछ रिजर्व्स बना सकते हैं। तो दैट मीन्स रिजर्व जो है वो एक अननोन लाइबिलिटी। देखो, सबसे बड़ा पहला डिफरेंस आपको प्रोविजन और रिजर्व के केस में पता चल रहा है कि जो प्रोविजन थी वो एक नोन लाइबिलिटी के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन जो रिजर्व है वो एक अननोन लाइबिलिटी के लिए, या लॉस इन अ फ्यूचर, क्योंकि हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ना कि लॉस होगा, कब होगा या कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए हम कुछ तैयारी कर कर रख सकते हैं, और वो तैयारी हम रिजर्व्स बनाकर कर सकते हैं। तो देखो, विलियम पिकल्स ने हमें एक डेफिनेशन दी है रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है? रिजर्व्स मीन द अमाउंट्स सेट aside out of profits and other surpluses which are not earmarked in any way to meet any particular liability known to exist on the date of balance sheet। देखो, यहां तक ये मीनिंग बिल्कुल वही है जो हमने अभी अभी पढ़ा है कि रिजर्व्स का मतलब कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जिसको हमने प्रॉफिट या किसी सरप्लस में निकाल कर रखा है, विच आर नॉट earmarked in any way to meet any particular liability, मतलब जो किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, उसके लिए किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए डेजिग्नेट नहीं किया गया है, जो कि बैलेंस शीट में हम मेंशन करते हैं। हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड पर डिफरेंट लाइबिलिटीज मेंशन करते हैं ना, तो यहां पर है कि उस मेंशन की हुई उस एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के लिए हमने किसी पर्टिकुलर टाइप का ये जो रिजर्व है वो नहीं बनाया है। मतलब सिंपल सी वही बात कि हमें पर्टिकुलर लाइबिलिटी नहीं पता है, हम सिर्फ फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए कुछ रिजर्व्स बना रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको कुछ नाम बता रखे हैं, लाइक जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, ताकि डिविडेंड फ्लक्चुएशन ना आ सके। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट्स को बांटती हैं अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, तो उसे बेसिकली डिविडेंड बोला जाता है। तो यहाँ पे है कि किसी तरीके की कोई फ्लक्चुएशन ना आए, हम हर साल इवनली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते रहें, तो इसके लिए भी तैयारी कर कर रखनी चाहिए। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं। ये कुछ नेम ऑफ रिजर्व्स हैं जो कि मैं आपको कहूंगी कि जब आप क्लास 12 में हो जाएंगे तब आपको इन चीजों के बारे में बेटर तरीके से पता चलेगा, क्योंकि उस वक्त पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के केस में, उनकी अकाउंटिंग के केस में ये नाम यूज होंगे। तो इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द अमाउंट ऑफ रिजर्व डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एक्सपेंस और एनी लॉस। तो ये किसी एक्सपेंस या लॉस के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, और इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, इट शुड नॉट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट या लॉस को कम नहीं कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ दीज रिजर्व्स या सच रिजर्व्स डज नॉट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट, ये सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट्स को कम करता है। मतलब मैंने अभी अभी जैसे आपको यहां पर बताया कि जैसे एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है,
तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही करती है ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एज अ रिजर्व निकाल कर साइड में रख लेंगे तो उससे डिवाइड करने वाले मेरे प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन ये कोई एक्सपेंस या लॉस के लिए नहीं बनाया गया है, तो इसलिए ये मेरे प्रॉफिट को कम नहीं करता है। It is just an appropriation of profits and hence after ascertaining the net profits it is debited to profit and loss appropriation account। ये भी मैं आपको फिर से एक सजेशन दूंगी कि हम क्लास 12 में जब पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपको मैं सिर्फ यहाँ पर एक हिंट देना चाहूंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बनाना सीखेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स को ट्रीट करेंगे, जिसका कई बार मैं हिंट आपको दे भी चुकी हूं अपने अलग अलग सेशंस में। उसके अलावा एक ऐसा खाता बनता होता है जिसमें हम सिर्फ प्रॉफिट कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स के बीच में, तब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एग्जिस्टेंस में आता है। मतलब थर्ड पार्टी से रिलेटेड जब सारी की सारी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट हो जाती है उसके बाद ये प्रिपेयर किया जाता है। तो जनरली ये जो रिजर्व्स होते हैं वो इसमें ट्रांसफर किए जाते हैं, इस अकाउंट में ट्रीट किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ट्रीट किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि रिजर्व्स के साथ जुड़े हुए हैं। देखो अभी अभी मैंने आपको कहा है कि ये सिर्फ हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स के हिस्से को कम कर रहे हैं, तो ये हमारे नेट प्रॉफिट्स या हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स में से ही बनाए जाते हैं। इसीलिए इनको रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब बचा कर रखी गई कुछ अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब वो प्रॉफिट्स जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, इस तरह के नाम से भी जाना जा सकता है। सेकेंड फीचर क्या है? क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स इज नॉट अ लीगल नेसेसिटी, इट इज क्रिएटेड वॉलंटरली। अपनी मर्जी है, आप अगर अपनी फर्म के लिए आप अपनी कंपनी के लिए कोई रिजर्व बनाकर रखना चाहते हो इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए रिजर्व बनाना चाहते हो किसी अनएंटिसिपेटेड मतलब जिसके बारे में आपने अंदाजा नहीं लगाया है, फिर से कहूंगी फ्यूचर अनसर्टेन है, तो उस अनसर्टेनिटी को मीट आउट करने के लिए अगर आप अपनी प्रोटेक्शन लेवल के लिए कोई रिजर्व बनाना चाहते हो तो ये आप पर डिपेंड करता है, कोई लीगल नेसेसिटी आप पर नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नॉर्मली इट इज नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नोन लाइबिलिटी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पहले टाइम पर ही मीनिंग में ही। इसलिए डेप्रीसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बट फॉर मीटिंग एन अननोन लाइबिलिटी और लॉस इन द फ्यूचर। देखो नोन लाइबिलिटी ये नोन है, डेप्रीसिएशन नोन है कि हम जैसे जैसे एसेट्स को यूज करते जाएंगे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, तो ये तो नोन लाइबिलिटी था। हमने क्या बोला कि ये एक अननोन लाइबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है, तो इसलिए अननोन लाइबिलिटी या लॉस को मीट आउट करने के लिए जो कि फ्यूचर में हमें हो सकता है उसके लिए हम रिजर्व्स बनाते हैं। नेक्स्ट आपको फीचर क्या बता रहे हैं? रिजर्व्स रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? जो जमा होता चला जाए। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जिसको हम जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वही चीज जमा होती चली जा रही है ना, तो इसीलिए इन्हें प्रॉफिट का ही हिस्सा माना जाता है। एंड एज सच दे डू बिलोंग या दे बिलोंग टू द प्रोप्राइटर्स जस्ट एज कैपिटल डज। तो जैसे पूंजी पर प्रोप्राइटर्स का हक होता है, मालिक का हक होता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पर भी, ये रिजर्व्स पर भी उनका हक बन जाता है। फिर से मैं कहूंगी कि अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहते हैं ना तो क्लास 12 में जब आप शेयर होल्डर फंड्स नाम की चीजें सुनोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैपिटल के अलावा कुछ रिजर्व्स जो हैं वो भी प्रोप्राइटर का ही मतलब शेयर होल्डर के फंड का ही हिस्सा बनेंगे। They are available for distribution as dividend among shareholders and just as the capital is shown on the liabilities side of balance sheet, they are also shown on the liability side। देखिए MCQs बहुत बन रहे हैं। क्या है कि अगर आप
बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड पर क्या शो करते हो, कैपिटल शो करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से ही रिजर्व्स को भी लायबिलिटीज साइड पर ही शो किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट जो फीचर आपको बताया गया है वो क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज इट इज नोन एज रिजर्व फंड। देखो जब भी आप अपने पास पैसा रखोगे वो उस वक्त आपके लिए सिर्फ एक रिजर्व रहेगा, लेकिन जब आप उसको बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या बैंक के पास डिपॉजिट्स करवा दिया किसी स्कीम के अंडर या म्यूचुअल फंड खरीद लिया, इस तरीके के मतलब डिफरेंट देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वेन्यूज अवेलेबल इन दी मार्केट। अगर आप किसी बाहर इन्वेस्टमेंट इन वेन्यूज में या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपके लिए वो पर्टिकुलर चीज रिजर्व ना रहकर रिजर्व फंड बन जाएगी। आई होप कि ये पर्टिकुलर फीचर्स आपको क्लियर रहे। चलिए अब लास्ट बट नॉट दी लीस्ट इस सेशन के लिए जो कवर अप किया गया है वो है पर्पस या इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व्स। बहुत ही आसान है, जैसे हमने प्रोविजंस के किए थे बिल्कुल उसी तरीके से ही यहाँ पर भी है। इट इज हेल्पफुल इन मीटिंग दी अनफोरसीन। देखो अनफोरसीन अभी हमने नहीं देखा है, हमें नहीं पता है क्या लाइबिलिटी या क्या लॉस फ्यूचर में अराइज होगा, तो उस अनफोरसीन लाइबिलिटी के लिए, उस अनइमेजिन्ड लाइबिलिटी के लिए हम ये रिजर्व बना रहे हैं। तो अच्छी बात है ना अगर बना रहे हैं तो। इफ एनी unforeseen or abnormal loss arises in the future, reserves can be utilized to meet such eventualities। इस तरीके के इवेंट्स, इस तरीके की घटनाओं को सहने के लिए हम अपने आप को रिजर्व्स बनाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। टेक्निकली ये क्या है, टेक्निकली ये है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। देखो अगर ये पैसा, अगर कोई इवेंचुअलिटी मतलब अगर कोई अनफोर्सीन कोई भी मतलब ये सोचो कि अगर कोई लायबिलिटी नहीं अराइज होती है तो ये जो पैसा आप जमा करते चले जा रहे हो, कहीं ना कहीं एक टाइम आप इस पैसे को अपने ही बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो ना। तो इसलिए क्या बन जाता है ये, दिस इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। एक्सपेंशन अगर करना है, अपना बिजनेस का आकार बढ़ाना है तो किसी बाहर वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी मनी लेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने खुद अपनी ही अर्निंग्स में से कुछ पैसा साइड में रख कर एक्यूमुलेट कर कर इंटरनल फाइनेंस अरेंज किया हुआ है। तो इन केस द रिजर्व्स हैड नॉट बीन मेंटेन्ड, द प्रॉफिट्स वुड हैव टू बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। तो अगर हमने रिजर्व्स जो हैं वो ना मेंटेन किए हुए हों तो हमें हमारे प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। जैसा कि मैं अर्लियर भी अभी मैंने आपको बताया है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को इनकम की फॉर्म में डिविडेंड बांटती है, मतलब उन्हें इनकम देती है, उन्हें डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर हमने रिजर्व्स ना बनाए हों तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट्स को ही बांटना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने रिजर्व्स बनाए हुए हैं, वो जैसे अभी ऊपर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व नाम का एक जिक्र आया था, तो अगर इस तरीके के रिजर्व्स बने हुए हैं तो हम उनमें से पैसा यूज कर अपने करंट प्रॉफिट पर उसका कोई असर नहीं होने देंगे। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर दी ईयर्स। इसमें क्या है, गुडविल ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। एक कंपनी का रुतबा कैसा है, एक कंपनी की नो हाउ, एक कंपनी की रेप्यूटेशन मार्केट में क्या है। जो कंपनी एक यूनिफॉर्म रेट मतलब एक समान रेट ऑफ डिविडेंड पे कर रही है, जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैं हर साल अपने शेयर होल्डर्स को 10,000 का डिविडेंड पे करती हूँ, ठीक है। 10,000 का अगर मैं हर साल डिविडेंड पे कर रही हूँ तो मेरी गुडविल अच्छी बन रही है ना। मतलब जो मेरे शेयर होल्डर हैं उन्हें ये हो जाएगा ना कि हाँ ये हमारी कंपनी अच्छी है, ये हमें एक फिक्स्ड रिटर्न तो दे ही रही है 10-10 हजार की। तो
और अगर मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाऊं डिविडेंड तो गुडविल और अच्छी होती चली जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? रिजर्व्स की मदद से ऐसा हो सकता है। रिजर्व्स help the directors to achieve this objective because in the period of inadequacy of profits, जब पैसा प्रॉफिट्स मतलब कम हो हमारे पास, इनएडिक्वेट हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस रिजर्व वाले अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। अमाउंट्स कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दी रिजर्व्स। तो ये पैसा इसीलिए बनाया गया ना, ये रिजर्व इसीलिए बनाया गया, ये पूल इसीलिए बनाया गया कि जब जरूरत पड़े तब इससे पैसा निकाल लो। तो समटाइम्स a reserve known as dividend equalization reserve is also created for the specific purpose of equalizing the rate of dividend, ताकि एक इक्वल अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो हर साल पे किया जा सके, ताकि हम हमारी कंपनी की गुडविल मार्केट में मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लायबिलिटी। अब देखो, अब आप कहोगे कि लाइबिलिटी तो नोन नहीं थी, लेकिन कई बार जो रिजर्व्स हैं वो एक नोन स्पेसिफिक लाइबिलिटी को लेकर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक फंड की फॉर्म में। अभी अभी हमने डिस्कस किया ना कि एक रिजर्व फंड का रूप कब ले लेगा? जब बाहर किसी सिक्योरिटी में हम उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल इसकी है डिबेंचर की रिडम्पशन से रिलेटेड। समटाइम्स कई बार जो रिजर्व है वो बना लिया जाता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन फंड होता है, ताकि हम डिबेंचर्स की रीपेमेंट कर सकें टाइम पर। देखो, शेयर्स और डिबेंचर्स कुछ टाइप ऑफ सोर्ट ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं जिससे एक कंपनी जो है वो पैसा रेज कर सकती होती है पब्लिक से। जो शेयर्स होते हैं वो आते हैं ऑनरशिप फंड के अंदर, लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं वो एक तरीके से होते हैं लोन वाले इंस्ट्रूमेंट, कि कंपनी को लोगों ने उधार दिया हुआ है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी को वो उधार वापस चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर वापस चुकाना पड़ेगा तो कंपनी के पास पैसा भी तो अरेंज होना चाहिए ना पैसे वापस करने के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो आपको कैसे समझाया है। If we need 5 crore for the repayment of debentures after 10 years, a fund is created for this purpose by transferring a fixed amount from the divisible profits every year. ये जो फंड एक्यूमुलेट किया जाता है इसे हम इन्वेस्ट कर देते हैं बाहर किसी और सिक्योरिटी में। यहाँ पर मैं फंड की बजाय में आपको कहूंगी रिजर्व वर्ड यूज करो, कि हम एक रिजर्व बनाते हैं और उस रिजर्व को हम हर साल फिर बाहर किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। इसलिए फिर वो किसका रूप ले लेता है? वो रूप ले लेता है फंड का। तो आउटसाइड बिजनेस इन सच अ वे दैट आफ्टर 10 years 5 करोड़ विल बिकम अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो हम हर साल ऐसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स निकालते जाएंगे और बाहर इन्वेस्ट करते जाएंगे, इस तरीके से कि 10 साल बाद मतलब जब हमने रीपेमेंट करनी है तो हमारे पास 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है? इट विल फैसिलिटेट दी पेमेंट ऑफ सच अ बिग सम इन वन गो। मतलब हम जल्दी से बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो अरेंज कर सकते हैं। नहीं तो एकदम से 10 साल बाद 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, बिजनेस में से एकदम निकाल लेना पैसा, एकदम निकालने की बजाय क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा निकालते जाएं और बाहर इन्वेस्ट करते जाएं। जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बदले में उस पर भी तो कोई ब्याज या कुछ इस तरीके की रिटर्न मिलेगी ना, ताकि हमारा जो पैसा है वो डबल या मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम वेरियस रिजर्व्स बनाकर फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को या कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स को के लिए हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का हमारा यहाँ तक का जो सेशन रहा जिसमें हमने रिजर्व्स के मीनिंग को क्लियर आउट किया, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें जैसा कि आपको विजिबल भी हो रहा है हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे प्रोविजंस का और रिजर्व्स का, और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और क्या गिवन है। तो तब तक के लिए वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।